आपका स्वागत है सीटीपी मस्ती चैनल पे। साथियों, आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है और आगे भी जो पेपर जो होंगे तो उसमें आने की संभावनाएं ज़्यादा है। एक एक करके जो टॉप क्वेश्चन सीटीपी के हैं एक करके देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, मैं ऐसे बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं। वैसे लोग जो ऐसे सवालों को बनाने से डरते हैं, तो आज के बाद यह डर जो है यह खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो कहता है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, साथ साथ इसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है। देखिए, मानसिक आयु पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु का मतलब होता है बच्चा जो है ना, 5 साल का बच्चा कैसे सोचता है ना, ठीक ना, उसकी वे एज जो है ये आ चुका है। कहने का मतलब ये है 5 साल के बच्चा कैसे सोचता है, ठीक ना। जब वो 5 साल में चला जाता है तो वो उसकी मानसिक आयु कहलाता है। और वास्तविक जो आयु जो होता है जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक ना, रियल डेट ऑफ बर्थ जो होता है ये बच्चा का वास्तविक आयु कहलाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि क्या होता है, यानी आईक्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो बनाएंगे कैसे? तो इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु, ठीक ना, बट्टा क्या होता है? वास्तविक आयु, जिसे हमें कहते हैं MA बट्टा CA। क्या कहते हैं? MA बट्टा CA गुने क्या कर सकते हैं? 100, ठीक ना। तो हमेशा याद रखिएगा MA, ठीक ना, तो उसके बाद CA मेंटल एज हुआ, और CA जो होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज होता है, या ठीक ना। तो हमेशा आपको याद रखना है कि मानसिक आयु को आपको सबसे ऊपर में रखना है, ठीक। जैसे मानसिक आयु हुआ तो 5 हुआ, ठीक। वास्तविक आयु को नीचे रखिए और उसके बाद 100 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 चौका आपका कट जाएगा। तो 25 को फिर 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? उत्तर 125 आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि बच्चे की जो IQ है यानी बुद्धि लब्धि है वो आपका 125 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सबसे क्या हो जाएगा? आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप बना सकते हैं कि मानसिक आयु को हमेशा आप ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद वास्तविक आयु को, और उसके बाद क्या करेंगे? 5/4 हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? आप ऐसे कर देंगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 25, और 25 पंचे 125, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। तो अब तो आप समझ गए होंगे। अब तो प्रश्न अगर पूछा जाए तो गलती तो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कह रहा है अगला है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? देखिए, थॉट से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट में आता है। तो यहाँ पूछा गया है कि मनोविज्ञान जो होता है यह शिक्षा का आधारभूत विज्ञान होता है। आधारभूत का मतलब होता है बेसिक, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यह किसने कहा है? तो आप याद रख सकते हैं यह स्किनर महोदय का है। किसका है? स्किनर महोदय का है। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में कौन ऐसा ईयर नहीं है जिसमें आपको यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक ना। प्रत्येक साल देखा गया है कि आपके सीटेट में 3 से 4 नंबर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कैसे पूछे जाते हैं ये भी देखेंगे। देखिए, एक एक कर को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको कहीं भी अगर बेसिक नॉलेज अगर आपके पास भी नहीं है फिर भी आपका गलती नहीं होगा। मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। जैसे देख रहे, एक एक करके समझते हैं। जैसे कहता है पढ़ने की अक्षमता, तो क्या होगा? आपका डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया को ही क्या कहते हैं? एलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया। जब पढ़ने की बात हो तो क्या होगा? डिसलेक्सिया। लिखने की बात हो तो डिसग्राफिया। जैसे मान लीजिए आप मैथ चार्ट पेपर बनाते होंगे तो ठीक ना, तो ग्राफ बनाते हैं। जैसे ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं? ये आपको लिखना पड़ता है। क्या करता है? ये आपको लिखना, चार्ट पेपर बनाना पड़ता है। तो जब लिखने की बात आए तो क्या होगा? ग्राफ होगा, ठीक ना। तो क्या होगा? लिखने में क्या होता है? हमारा यह डिसग्राफिया होता है। तो ऐसे अगर आपका कैलकुलेशन से संबंधित हो कि बच्चे में कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा? आपका यह डिसकैलकुलिया कहलाता है। तो इस प्रकार 3 को याद रखना है। पहला आपका डिसलेक्सिया यानी पढ़ने की अक्षमता, यानी बच्चे में अगर पढ़ने की प्रॉब्लम होती है तो हमारा यह क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। लिखने की बात हो तो डिस्ग्राफिया होता है, और जब गणित में बच्चे कैलकुलेशन से दिक्कत आती है तो हमारा यह क्या कहलाता है? डिसकैलकुलिया कहलाता है। यहाँ से प्रश्न 3 जो मैंने बताया तो 1 नंबर का आपके परीक्षाओं में फिक्स रहता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, शब्द का ही सीटेट में जो है ना ये खेल हो जाता है।
कहता है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की हमारा आयु जो अवधि है यह किस में आ जाता है, ठीक ना। तो पियाजे की पता होगा साथियों, जिन पियाजे जो एक मनोवैज्ञानिक थे तो उनके अनुसार ये 4 तरह के यानी अवस्थाओं दिए थे, ठीक ना। तो पहला में आपका क्या कहलाता है, सेंसरी मोटर कहलाता है, ठीक ना, जिसमें बच्चा अपने सेंसर से क्या करता है, इंद्रिया जनित गामक अवस्था क्या कहते हैं इंद्रिया जनित, ठीक। दूसरा आता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक, क्या कहते हैं, पूर्व से याद रहे, पूर्व संक्रियात्मक। और तीसरा हमारा आता है मूर्त कह सकते हैं, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं हमारा क्या होता है, मूर्त कहलाता है, ठीक, जिसे आप क्या कर सकते हैं, अनौपचारिक भी कह सकते हैं। और चौथा हमारा जो आता है ये औपचारिक, ठीक ना, क्या आता है, जिसे अमूर्त भी कह सकते हैं और औपचारिक से भी कह सकते हैं। तो हमारा यह 11 वर्ष से ऊपर होता है, यानी 11 से क्या होता है, ये हमारा 11 से ऊपर होता है। तो हमारा ये हुआ, पहला में ये हुआ, दूसरा में ये हुआ और तीसरा में ये हुआ। फर्स्ट ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। तो चौथा की जहाँ तक बात है, कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो गया। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो यह कितने दिन लगते हैं, 270 से 280 दिन जो है ये बच्चे जो माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो गर्भ में बालक को विकसित होने में आपको पता होगा 9 महीने कहलाते हैं। तो 30 से क्या करेंगे, जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270, ठीक ना। तो कभी 31 भी होते हैं तो कहा जाता है 270 यानी 280 दिन। ये हमारा 270 भी रहे तो भी और 280 रहे तो भी, ठीक ना। तो आपका वही उत्तर हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा 270 रहेगा तो एक ही देता है, परीक्षा में आपको इतना नहीं गहरे ढंग से फंसाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, यानी माँ के गर्भ में सबसे पहले एक बच्चे का क्या निर्माण होता है, तो हमारा यह क्या होता है, सिर से। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे एक विकास के सिद्धांत में क्या है, शिरोपदामुखी क्या है, आप नाम भी एक बार जरूर सुनेंगे, शिरोपदामुखी क्या कहलाता है साथियों, शिरोपदामुखी कहलाता है, ठीक ना। यानी बच्चा जो होता है यह सिर से क्या होता है, हमारा क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है, सिर से हमारा पैर की ओर होता है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके क्या होते हैं, सर जो होते हैं हमारा आगे होता है और पैर पीछे होता है। तो सबसे पहले इसीलिए बच्चे के माँ के गर्भ में सिर का विकास, हमारा सर का जो होता है ये पहले होता है, ठीक ना। तो ऐसे सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है, जन्म के समय पूछा जा रहा है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है, ठीक ना। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा आप देख सकते हैं यह हमारा 270 हो जाएगा, ठीक ना। तो वन लाइनर थॉट है, आप जरूर इसे याद रखें क्योंकि आपके परीक्षाओं में देखने की संभावनाएं जरूर होगी। उसके बाद जो है यह क्वेश्चन है, कहता है किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। कहता है कि हमारा किशोरावस्था जो होता है यह बड़े संघर्ष का मतलब होता है इस अवस्था में बच्चे संघर्ष करते हैं। अब पढ़ाई, आप भी अगर टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो संघर्ष कर रहे हैं। तूफान, आंधी और तूफान का मतलब होता है एक गुस्सापन भी आता है। विरोध, अगर आप उसके खिलाफ चलेंगे तो वो विरोध होता है। तो यह अवस्था यह किसने कहा था, तो हमारा यह जो स्टेनली हॉल एक जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा था क्या, किशोरावस्था जो होती है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो आप इसे वन लाइनर थॉट है, आप इसे जरूर याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें कहता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछा जा रहा है के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो हमारा यह किसके हो जाएगा, यह आपका स्किनर हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है। मतलब क्या, एक हमारा सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, और धीमी प्रक्रिया का तात्पर्य होता है एक एक करके स्टेप बाइज हमारा यह प्रक्रिया होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो मनोवैज्ञानिक कथन से भी आपके 1 से 2 नंबर जो है यह फिक्स है सीटेट में जो पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है विकास में वृद्धि। कह रहा है विकास में वृद्धि, अगर किसी व्यक्ति में अगर सोचने में वृद्धि हो रहा है तो उससे ये ऐसा मत समझ लीजिएगा पौधे में वृद्धि। कह रहा है कि विकास में वृद्धि, यानी कोई बच्चा में अगर वो सोचने की वृद्धि हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो
जैसा कि आप ज्ञान में वृद्धि है, या संवेग में वृद्धि है, या वजन में वृद्धि है। जब आप चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है उसके आकार में भी हो सकता है, उसके सोच में भी हो सकता है, और उसके साथ समझ कौशल में वृद्धि। यानी इस प्रकार जो है ये पूछा जा रहा है कि विकास में वृद्धि। अगर बच्चा पढ़ने में तेज हो रहा है तो पढ़ने में तेज हो रहा है, यानी अपनी स्किल को सीख रहा है तो उसमें वृद्धि हो रहा है। बच्चे में जो है ये क्या आ रहा है, मैच्योरिटी आ रहा है कि हम आप ये गलती नहीं करेंगे, यानी अब ऐसी गलती को दोहराना नहीं चाहता, उसकी वृद्धि हो रही है, उसका विकास हो रहा है। ठीक ना। तो वृद्धि का सेंस ये नहीं पौधे का आप लंबाई चौड़ाई से, यानी विकास में वृद्धि हो रहा है। आप इस चीज को समझेंगे ना तो आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है कि बालक का विकास, एक बालक का जो है विकास है उसका परिणाम है। तो क्या है, तो हमारा यह वंशानुक्रम होता है या वातावरण, या वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक क्रिया का। तो बालक का जो किसी विकास का जो परिणाम होता है ना, ये हमारा जेनेटिक्स होता है, और इसके साथ साथ इसका वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए अंतःक्रिया का मतलब होता है दोनों के बीच सामंजस्य का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार एक बालक का विकास में वंशानुक्रम भी महत्वपूर्ण होता है, साथ साथ वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह जो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में दोहरा रहे हैं। ठीक ना। तो क्यों ना इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करें जिससे कहीं भी परीक्षा में आगे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो अगर आपका यह प्रश्न आता है तो आपसे गलती नहीं हो। एक एक करके चर्चा करते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सीटेट में जो शब्द का खेल है वह प्रश्न कहाँ से आखिर पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यहाँ एक शब्द दिया है अति, यानी महत्वपूर्ण तो सब हैं, ठीक ना, लेकिन अति महत्वपूर्ण का मतलब होता है इनमें से चार में से सबसे बेस्ट उत्तर आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आजीविका कमाना, ठीक ना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक का हमारा विकास करना, बौद्धिक का विकास करना। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, शिक्षक का अति, आजीविका उनका भी सही बात है। अगर पढ़ाते हैं तो उनसे क्या रहती है कि हमारे क्या होंगे, क्योंकि उनके भी घर में फैमिली है, क्योंकि उनसे भी कुछ होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक का सबसे जो महत्वपूर्ण होता है बच्चे पर केंद्रित होता है कि बच्चे का किस प्रकार सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसके बौद्धिक विकास भी हो, ठीक ना, उसके शारीरिक विकास भी हो, ठीक ना, संवेगात्मक विकास भी हो, यानी बच्चों का किस प्रकार ऑल ओवर जो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो हो। तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि बच्चे का हमारा क्या हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो ये हो गया। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन 3 बार सीटेट में आ चुका है। अच्छे से समझिएगा, एक डैश यहाँ रहेगा और एक डैश यहाँ रहेगा, ठीक ना, 1 और 2, ठीक ना, और भरना है रहेगा। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रहता है। तो क्या करना है, कहता है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगर क्वेश्चन समझ में न आए तो ठीक करना है, सेट करके देखना है कि क्या वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, या चुनौती 1 पर लेकर देखेंगे। ये मतलब हुआ फर्स्ट और ये हुआ मतलब 2, जैसे एक ये हुआ और 2 हुआ, ऐसे बनाना है। स्थिति को यहाँ रख के देखना और परिवर्तन को यहाँ रख देना है। तो सबसे जो हमारा ये कह रहा है कि विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, तो हमारा फर्स्ट जो होगा वंशानुक्रम, और दूसरा क्या होगा हमारा पर्यावरण, जो हमारा है अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है, और विविध मार्गों के निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। और यह पहला हमारा जो होता है यह हमारा वंशानुक्रम होता है, दूसरा हमारा पर्यावरण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट है। तो ऐसे आप परीक्षाओं में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1 लिख लीजिएगा, उसको 2 लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो उसके क्या कर सकते हैं, उसके बाद सेट करके देखिएगा तो सबसे बेस्ट उत्तर आपका ए ऑप्शन आ रहा है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इस शब्द को गौर कीजिएगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। यह कब लाया गया? देखिए RTE आप सुने होंगे, RTE 2000 क्या होता है 9, ये हमारा नाम है RTE 2009, बट यह जो लागू हुआ था यह 1 अप्रैल कब हुआ था, 1 अप्रैल 1 साल आगे करके 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके तहत
हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त का मतलब होता है कोई पैसा नहीं लगेगा, और अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी है। अगर आप उसे कहीं कारखानों में काम करवाते हैं तो उनके जो काम करवाते हैं उनके खिलाफ और उनके फैमिली के खिलाफ। अगर मान लीजिए 10 साल का 12 साल का एक लड़का है और उसको एक प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम करवाता है तो जिसका माता पिता, उनके माता पिता को भी दंडित दिया जाएगा, साथ साथ जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उन्हें भी दंडित दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप बच्चे से 6 से, अनिवार्य का मतलब ये होता है ये जरूरी है। तो उसी के तहत एक सर्व शिक्षा अभियान आया था, सर्व शिक्षा अभियान, जिससे बराबर पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। SSA क्या होता है? SSA मतलब सर्व शिक्षा क्या होता है? अभियान। सर्व शिक्षा SSA का क्या है? इसका फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, SSA उसे कहता है। कभी तो ऐसा देखा गया है, पूछा जा सकता है कि SSA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारा यह हिंदी में भी दे देगा, सर्व शिक्षा अभियान। तो यह कह रहा है कि यह किस वर्ष से स्टार्ट किया गया, तो हमारा यह 2001 से हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान था यह लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान पहले लाया गया, इसी के तर्ज पर हमारा 2009 में RTE जो है 2009 लाया गया, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है उसमें, तो ये कब हुआ? यह 2001 में इसे लाया गया, शुरू किया गया, ठीक। तो ऐसे उसे 3 से 4 तरह के सवाल आपको देखने को मिला उसमें। तो ऐसे ही प्रश्नों को क्या करना है? तोड़ तोड़ के बनाना है, जिससे परीक्षाओं में गलती ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण विधि सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। यानी कहता है एक शिक्षक जो है निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, ठीक। कहता है बच्चों को प्रभावित करने के लिए, या टीचर जो है ये बच्चों को प्रभावित करने के लिए कहते हैं, या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या छात्रों के अंदर हमारा जो है शिक्षण रखने के लिए। तो कहता है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री, कोई भी अगर मान लीजिए टीचर जो है प्रोजेक्ट विधि से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, बच्चे टीचर जो है ये चित्र विधि से पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए नहीं। देखिए इसमें सबसे बेस्ट जो होगा ये शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, कि प्रोजेक्ट से पढ़ा रहे हो, ओ देखिए चित्र के द्वारा पढ़ा रहे हैं, आपको भी क्या लगेगा? रोचक लगेगा। अच्छा चित्र सर डायग्राम से पढ़ाते हैं, सर ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो हमारा यह क्या होगा? यह रोचक लगने का मतलब है आपका क्लास जो है ये अट्रैक्टिव लगेगा। बच्चे जो शोरगुल कोई भी काम करते हैं तो वो नहीं करके क्या करेगा? एकदम फोकस करेगा किस पे? पढ़ाई पे, क्योंकि शिक्षण को हमारा क्या करना है? रोचक बनाना है। तो एक टीचर का सबसे ये जो बेहतरीन काम होता है, और ये किसी भी शिक्षण शैली का हमारा जो प्रयोग करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कैसे बच्चा समझे और क्लास को रोचक के रूप में लो। ऐसा नहीं है कि अच्छा बच्चा बोरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बोरिंग हो रहे हैं। नहीं, देखिए अब तो आपको पता होगा डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड से क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक ना? क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे चित्र देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, तो उन्हें क्या लगता है? अच्छा लगता है, तो उस पर भी ध्यान एकाग्रचित करके रखते हैं। एकाग्रचित करने का मतलब होता है, आप कह सकते हैं किसी भी हो सकता है, लेकिन एकाग्रचित क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको रोचक बनाने के लिए, क्यों? उसको उसमें उसके अंदर, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है उसको लाने के लिए, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न आपको भी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है, ठीक। देखिए अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप प्रैक्टिस के लिए चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। परीक्षा हॉल में तो क्वेश्चन देखिए और आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, ये ऐसे रखना चाहिए, लेकिन अभी आप लर्निंग पीरियड में है, सीखने की ललक होनी चाहिए, जिसमें क्या कर सकते हैं आप चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ये उत्तर हुआ तो ये 3 क्यों नहीं हुआ, उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो सही मायने में आपकी बाल विकास की पकड़ जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक ना। तो कहता है कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी यानी इफेक्टिव तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है, तो अवलोकन करके, या सुनकर, या पढ़कर, या खुद करके। अगर मान लीजिए अगर आपने कोई काम किया, ठीक, अगर मान लीजिए वो खुद से करते हैं तो क्या होता है, वो आपको ज़्यादा देर तक रहता है। उसके बाद अगर आप खुद करते हैं तो दूसरे को भी बताते हैं कि मैंने ये खुद किया। और अच्छा एक बात और है कि अगर आप खुद करते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई भी काम खुद करते हैं तो वो आप क्या करते हैं, जल्दी नहीं भूलते हैं। तो क्या कहता है, उसका मतलब होता है कैसे सीखता है। जैसे उन पर एक है खुद करके, तो क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, हम करके सीखते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ऐसे है कि कोई भी काम जो है ये खुद करके जो सीखते हैं यह सबसे ज़्यादा यह इफेक्टिव होता है, ठीक ना। तो खुद से जो करके, इसीलिए बच्चों को खुद से करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है।
उसके बाद यह कथन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। देखिए यहाँ थॉट से 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें भी 10 ऐसे थॉट है जहाँ से भी प्रश्न उठते हैं, ठीक ना, वही दूरा फिरा के ऐसे कभी शिफ्ट में कभी उस शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। सही बात है, वातावरण क्या करती है, अगर अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, और अच्छा माहौल मिलेगा तो कम पढ़े में भी क्या कर सकते हैं, पास कर जाइएगा। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, निश्चित रूप से होता है। तो कहता है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इफेक्टिव करती है। सही बात है। यह किसने कहा है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो यह रॉस महोदय जी का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो यह किसका है, रॉस महोदय जी का। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप देख भी लेते हैं ना इस वीडियो को, तो मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन आपका देखते ही अगर आता है तो गलती नहीं होना चाहिए। अगला है, बालक का विकास का है परिणाम है किस पे, वंशानुक्रम का या वातावरण का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए ये शब्द देखते ही आप टिक लगा देंगे। देखिए क्या कहता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण का, यानी एक बच्चा अगर उसके विकास हो रहा है किसी का, उसका तो क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या उसकी परिणाम हो सकती है, तो यह वंशानुक्रम भी है, साथ साथ क्या है, परिणाम वातावरण, और उस दोनों की क्या है, अंतःक्रिया, यानी दोनों है ही, साथ साथ उस दोनों का अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है दोनों के बीच में तालमेल, यानी दोनों की जरूरी। तो वंशानुक्रम का भी होता है और वातावरण का भी होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हुआ। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगला है कि विकास जो है ये कभी न समाप्त होने वाली, देखिए इस चीज़ को देखिएगा, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, यह विकास का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। यह जो है यह हमारा क्या है, यह विचार किससे संबंधित है, कौन ऐसा विकास का सिद्धांत है, ठीक ना। तो उसे आप अच्छे गौर से समझिएगा। तो उसमें क्या होता है, यह हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं नाम से ही है निरंतरता, निरंतर यानी क्या, हमेशा चलते रहता है। तो कभी हमारा यह निरंतर नहीं कहते हैं, वो लगातार, तो विकास समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, न समाप्त होने वाली। तो हमारा यह क्या है, यह हमारा क्या है, यह हमारी निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। देखिए परीक्षा में एकीकरण सिद्धांत भी पूछा जाता है। एकीकरण सिद्धांत क्या होता है बताता हूँ मैं, ठीक, गौर से सुनिएगा उसे। अगर मान लीजिए गाड़ी अगर आप सीख रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, ठीक, अगर 4 चक्का आप गाड़ी सीख रहे हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी सीख रहे हैं, अगर नए में सीख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गाड़ी को आप यहाँ भी पकड़ेंगे, यहाँ भी पकड़ेंगे, और हमारा ये पैर हमारा क्या करता है, क्लच सब कुछ पर क्या है, ब्रेक सब पर आपका पैर रहेगा, सबकी निगाहें रहेगी, अच्छा कहीं ऐसा तो ना हो जाए। लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ एक हाथ से पकड़े रहते हैं, एक हाथ से खाना खाते हैं, और एक हाथ से कभी अगर गर्लफ्रेंड मिल गया तो एक हाथ छोड़ भी देते हैं ना, फिर भी हाथ मिला लेते हैं। तो वही कहलाता है एकीकरण सिद्धांत। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक आपने नहीं सीखा है तब तक पूरे हाथ, दोनों हाथ को क्या करिएगा, हाथ पैर सबको पकड़ के रखते हैं गाड़ी को, कहीं मेरी गिर ना जाए। जब आप सीख जाते हैं तो क्या होता है, अगर उसी के बीच में अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए, अगर हाथ मिलाना हो, तो जब ट्रेंड हो गए तो हाथ, एक हाथ से भी पकड़े हैं दूसरे हाथ से मिला लेते हैं हाथ, ठीक ना। तो ये हमारे क्या कहलाता है, यह हमें एकीकरण सिद्धांत कहलाता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा यह है, यह क्या है, जैसा कि है अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक, मैं एक एक करके बताता हूँ। एकीकरण सिद्धांत समझ गए आप। अंतः संबंध में जो है यह 4 उसमें डोमेन का यूज किया गया है, ठीक ना। पहला शारीरिक, पहला क्या होगा मैं बता देता हूँ, शारीरिक, ठीक ना, आप समझने की कोशिश करेंगे, शारीरिक। उसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक, ठीक, क्या आता है, संज्ञानात्मक, ठीक, संज्ञानात्मक के साथ साथ इसका आता है एक संवेगात्मक और सामाजिक। उसमें क्या होता है, सभी का क्या होता है, अंतः संबंध होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी लड़के को अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मान लीजिए छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि छोड़ दे, ठीक ना। तो जैसे यहाँ 4 जैसे मैंने बताया, तो संवेगात्मक तीसरा हो जाएगा, ठीक ना, संवेगात्मक, साथ साथ आपका एक हो जाएगा सामाजिक, ठीक, तो सामाजिक हो जाएगा, तो 4 हुआ। अगर मान लीजिए किसी दोस्त को, किसी लड़के को कोई गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ देती है, तो क्या होता है, उसकी संवेगात्मक स्थिति क्या होता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब रहता है। तो उसको सोच लीजिए अगर उसके अंदर ये आ गया
तो अगर ये आ जाता है तो ये भी आ जाएगा, संज्ञानात्मक यानी सोचने समझने, अरे यार छोड़ना, सामाजिक भी आ जाएगा, यार क्या मोह माया है मेरी तो छोड़ के चली गई, यानी सब क्या क्या है, यह सबका अंतः संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार अंतःक्रिया का सिद्धांत भी होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार चार जो है ये इस तरह से चार जो है ABCD तो हमारा ऐसे पूछा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है ये विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा यह ऑप्शन नंबर डी यानी निरंतरता का सिद्धांत है। 102 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एकीकरण भी आपने समझा, अंतर संबंधित भी समझा और अंतःक्रिया भी समझा। ठीक ना, तो इस प्रकार आप अच्छे से इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें विकास के जो सिद्धांत है ना तो अच्छे से डायग्राम देकर अच्छे से समझा देंगे। ठीक ना, उसके बाद है एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ये शब्द को देखिएगा, सर्वोत्तम है यानी इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम क्या है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऐसा हो सकता है अगर आप टीचर हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हर एक बच्चा सीख सकता है। जैसे यहाँ कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत बात है। ठीक ना, कहता है कौन सा सर्वोत्तम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कुछ बच्चा क्यों सीखेगा, सब बच्चा सीख सकता है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, तो क्या कुछ बच्चे नहीं सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा क्यों है, सब बच्चे सीख सकते हैं। तो बात आ रही है कि प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहा है। ठीक, उसके बाद अगला नंबर जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कहता है वृद्धि का संबंध किससे है। देखिए वृद्धि का संबंध किससे है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है, ठीक ना, तो हमारा ये आकार भी और इसका क्या है, वेट भी। ठीक ना, तो ये क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है और दोनों का इससे ग्रोथ से हमारा यह संबंध होता है। ठीक, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का यह लास्ट नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किशोरावस्था की अवधि पूछा जा रहा है। ठीक ना, हमारा यह पूछा जा रहा है किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है, तो उसको क्या है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरह से डिजाइन किया है। लेकिन 12 से इसमें 19 से 12 से 18 भी हो सकते हैं। ठीक ना, तो उस तरह से कहा जाए तो 12 साल से ऊपर बच्चे को ही किशोरावस्था में हमारा जो एडोलसेंस में रखा जाता है। ठीक ना, 12 से 19 वर्ष कहा गया है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से इसको डिजाइन किया है, यानी कहा है कि इसकी उम्र इतना से इतना होती है, लेकिन शुरुआती जो है सबकी ये 12 वर्ष से ही स्टार्ट किए हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपने 10 क्वेश्चन जो कि CDP के जो हमारा 10 क्वेश्चन जो था तो आपने देखा। तो ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।